अच्छा, तो आज हम एक काफी परेशान कुन कहानी का जायजा ले रहे हैं जो रूस से सामने आई है। ये एनास्टेसिया ग्रिश्मा नामी एक ऑनलाइन शख्सियत के कत्ल से मुताल्लिक है और ये मालूमात मुख्तलिफ ऑनलाइन जराए और कुछ न्यूज रिपोर्ट्स पर मबनी है। जी बिल्कुल। और इस मामले की गहराई में बात करने का मकसद सिर्फ आप कहें कि हकायक जानना नहीं है, बल्कि उन गैर मामूली और काफ़ी हौलनाक वाक़यात को समझना है जो कत्ल के बाद पेश आए, ख़ास तौर पर वो पहलू जो डिजिटल दुनिया से जुड़ा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि एनास्टेसिया ग्रिश्मन कौन थी, मतलब क्या पस मंजर था उनका? जी, वो एक 26 साला रूसी इन्फ्लुएंसर थी और मवाद तख्लीक करती थी, ख़ास तौर पर टिकटॉक और ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। वहाँ वो काफ़ी सरगर्म थी। उनका सारफ नाम GRSHMN था। ताल्लुक तो नोवोसिबिर्स्क से था, लेकिन वो सेंट पीटर्सबर्ग में रह रही थीं। अच्छा। अपने टैटूज की वजह से काफी पहचानी जाती थी और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वो किसी रूसी रियलिटी शो में भी नजर आ चुकी थी। ओह अच्छा। कत्ल कर दिया गया। तफसीलात काफी लर्जाखेज हैं। उन पर कम से कम 22 बार चाकू से वार किए गए थे, ज्यादातर गर्दन, सीने और कमर के हिस्से पर। 22 बार? जी। और सबसे ज्यादा परेशान कुन बात शायद ये है कि उनकी लाश तकरीबन 1 हफ्ते बाद यानी 10 अगस्त को बाथटब से मिली। 1 हफ्ते बाद? ये तो बहुत लंबा अरसा है। इस सब के पीछे कौन था, ये मालूम हो सका? जी, तहकीकात से ये बात सामने आई कि कातिल उनका शौहर था, डिमित्री खामलोव्स्की। वो खुद भी इसी ऑनलाइन मवाद की दुनिया से ही वाबस्ता था और बज़ाहिर एनास्टेसिया के साथ मिलकर भी मवाद बनाता था। तो ये तो फिर एक और घरेलू तशद्दुद का अफसोसनाक वाकया लगता है। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि कुछ गैर मामूली वाकयात हुए थे, वो क्या थे? बाद डिमित्री खामलोव्स्की ने तकरीबन 1 हफ्ते तक एनास्टेसिया का फोन इस्तेमाल किया, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी। वो लोगों को ये तासुर देता रहा कि एनास्टेसिया जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब वो उनकी शनाख्त इस्तेमाल कर रहा था कत्ल के बाद? ये तो नाकाबिले यकीन है। उसने क्या किया फिर? उसने एनास्टेसिया बनकर उनके दोस्तों को पैगामात भेजे। जैसे एक दोस्त को लिखा कि वो बीमार महसूस कर रही हैं और फिलहाल बात नहीं करना चाहती। अच्छा। मकसद तो जाहिर है यही था कि वक्त हासिल किया जाए, लोगों को दूर रखा जाए ताकि लाश ना मिले और शायद वो फरार का कोई रास्ता बना सके। ये एक बहुत बहुत सोची समझी कोशिश थी। लेकिन ये कब तक चल सकता था? आखिरकार सच तो सामने आना ही था। कैसे पता चला? शक तब शुरू हुआ जब एनास्टेसिया ने, जो ऑनलाइन बहुत एक्टिव थी, अचानक पोस्ट करना बंद कर दिया। ये उनकी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। तो उनके करीबी दोस्तों और फॉलोअर्स को तशवीश हुई। लाजमी बात है। कुछ दोस्त जब खैरियत पूछने उनके अपार्टमेंट गए तो उन्हें वहां से शदीद बू महसूस हुई। उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी और फिर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और उन्हें लाश मिली। ओह खुदाया। और डिमित्री खामलोव्स्की का क्या बना? उसे पकड़ लिया गया? जी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसने बयानात भी बदले। पहले तो एक अजीब दावा किया कि एनास्टेसिया डिप्रेशन में थी और उन्होंने खुद उसे कहा था कि उन्हें मार दे। क्या? ये कैसी बात हुई? जी, लेकिन बाद में उसने एतराफ किया कि उनके दरमियान बहस हुई थी और जब वो लेटी हुई थी तो उसने पीछे से उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस्तिगासा ने क्या कहा? उनके मुताबिक क्या वजह थी इस कत्ल की? रूसी इस्तिगासा के मुताबिक जो बुनियादी वजह थी वो हसद और घरेलू नाचाकी थी। पड़ोसियों ने भी गवाही दी कि वो अक्सर उनके अपार्टमेंट से लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनते थे। एनास्टेसिया के दोस्तों ने भी बताया कि उनके ताल्लुकात काफी कशीदा थे। कुछ जराए ये भी कहते हैं कि डिमित्री को एनास्टेसिया की ऑनलाइन कामयाबी और तवज्जो से हसद था। फिर कानूनी कार्रवाई हुई और जनवरी 2024 में सेंट पीटर्सबर्ग की अदालत ने डिमित्री खामलोव्स्की को कत्ल के जुर्म में 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। 8 साल? जी। इस जुर्म के लिए? ये तो वाकई बहुत कम लगती है ना? बिल्कुल। जुर्म की नौयत और जो संगीनी है, इसको देखते हुए बहुत से लोगों को ये सजा हैरान कुन हद तक कम लगी। हाँ, लेकिन इस केस में जो चीज इसे सिर्फ एक कत्ल के वाक़े से ज्यादा बनाती है, वो यही कत्ल के बाद वाली डिजिटल धोखाधड़ी है। ये पहलू इसे खास तौर पर हौलनाक बना देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ बेहिसी नहीं दिखाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि डिजिटल दौर में शख्सियत और हकीकत के बीच की लकीरें कितनी धुंधली हो सकती हैं।
किसी को कत्ल करने के बाद ऑनलाइन उसकी नकल करना ये जाहिर करता है कि किस तरह ऑनलाइन मौजूदगी को आपकी हकीकी ज़ात के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ तक कि मौत को छुपाने के लिए भी। ये तो एक इंतहाई दर्जे की नफसियाती हेराफेरी है। ये बात भी गौरतलब है कि रूस से बाहर इस केस को इतनी ज्यादा कवरेज नहीं मिली। क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि वो एडल्ट कंटेंट क्रिएटर थी? ये एक अफसोसनाक पहलू हो सकता है। एनास्टेशिया को अक्सर सिर्फ उनके ऑनलाइन काम से पहचाना गया, लेकिन जाहिर है वो इससे कहीं ज्यादा थी। उनकी एक जिंदगी थी, उनके ख्वाब थे, दोस्त थे जो उनकी फिक्र करते थे। उन्हें सिर्फ एक लेबल तक महदूद कर देना ये नाइंसाफी है। ये केस सिर्फ कोई ऑनलाइन स्कैंडल नहीं, ये एक इंसानी अलमिया है। बिल्कुल। तो आखिर में ये वाकया हमें एक अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। डिजिटल दौर में हमारी जो ऑनलाइन शनाख्त है वो कितनी कमज़ोर या कितनी महफूज है। ये केस दिखाता है कि इसे किस तरह कितने ज़ाती सतह पर गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, हत्ता कि किसी की जिस्मानी गैर मौजूदगी को छुपाने के लिए। क्या ये मुस्तकबिल में शनाख्त की चोरी और धोखादही की नई और शायद ज़्यादा परेशान कुन शक्लों का पेश खेमा हो सकता है, जहां हमारी डिजिटल पहचान हमारी हकीकी जिंदगियों पर असरअंदाज हो मरने के बाद भी? ये एक सोचने वाली बात है।